This call is now being recorded. ओके मैंने आप सभी को तीन चीजें मैंने कुछ फॉर्मूले याद रखने के लिए कहा था। एक रेडियस का फॉर्मूला था, किन्हीं को याद है क्या होता है रेडियस निकालने का फॉर्मूला? 0.53 into n square upon z. power 2 upon z. वेरी गुड, n स्क्वायर बाय z। ये एंगस्ट्रॉम है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? 2.18 into 10 raised to power 6 z upon n. वेरी गुड, z बाय n। ये वैल्यू किस में आएगी? मीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर में लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? 10 to the power 8 करना पड़ेगा। 8. काइनेटिक एनर्जी का कोई फॉर्मूला बता सकते हैं? 13.6 into z upon n का whole square energy electron volt. वेरी गुड। क्या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को याद है? minus Yes. 2 kinetic energy. 2 into kinetic energy. वेरी गुड। क्या हो जाएगा? 2 into काइनेटिक एनर्जी। और आपको मैंने टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, minus kinetic energy. Minus kinetic माइनस energy. काइनेटिक एनर्जी। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जो है किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर जो आपको रेडियस कहा जाए एटम का, वेलोसिटी कहा जाए, काइनेटिक एनर्जी कहा जाए, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाए, टोटल एनर्जी कहा जाए, तो आप जो है निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होगा। अगर मैं यहाँ पे समझाऊं कि कैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रम आता है, तो मैं कहूं कि जैसे मान लेते हैं ये एटम है, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां चले जाएगा जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब जब करता है तो बोलिए कहां से कहां चले जाता है? लोअर स्टेट से हायर स्टेट वो क्या करता है, यानी कि चले जाता है। Higher. ठीक है, और ये जैसे ही जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा? हायर स्टेट में आ जाएगा। अब जैसे ही हायर स्टेट में आ गया, आप सभी को पता होगा कि दुनिया में कोई भी जो है क्या करना चाहता है? अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। यही तो चाहता है। दुनिया में कोई भी जो है वो क्या चाहता है कि हम खुद को स्टेबल कर सकें। और उसको स्टेबल करने के लिए आप ये पहले इसके पास जितनी कम एनर्जी होगी, जिसके पास लोअर एनर्जी या लेस एनर्जी, वो क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ठीक है, हायर एनर्जी क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। ठीक है, जिसके पास जितनी कम एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब कहोगे सर कैसे, मुझे कैसे पता लगा? आप मुझे बताओ, समझाओ कि सर कैसे जिसके पास कम एनर्जी होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर जो है जिसके पास जो है हायर एनर्जी होगा लेस। ऐसे समझिए कि अगर इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी ये दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। जैसे आप लोग मान लीजिए कभी किसी को देखे होंगे, किसी लड़के सबको बदमाशी करता है तो देखिएगा कितना ज्यादा एनर्जेटिक है। लेकिन खास करके नेता लोगों के बच्चों को देखिएगा, कभी किसी को गोली मार देगा, कभी कहीं पे लड़ाई कर लेगा। लेकिन एक आम आदमी का बच्चा कभी भी नहीं देखिएगा कि लड़ाई करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वो ज्यादा अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है। उससे क्या होता है कि वो समाज में बिल्कुल आराम से जीता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो समाज को क्या कर देते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। जिस कारण से जिसके पास जितना ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। हायर एनर्जी लेस स्टेबल, लेस एनर्जी मोर स्टेबल। अब जितना ज्यादा यहाँ पे हो गया तो ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो ये क्या करना चाहेगा? अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा।
और ये कम होने के कारण एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। और एनर्जी जब वो रिलीज करेगा तो इस कारण से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप जो एनर्जी रिलीज करेंगे उसके द्वारा जो एनर्जी निकलेगा यानी कि वेवलेंथ निकलेगा, और वेवलेंथ का हम लोग क्या करेंगे यानी कि एक स्पेक्ट्रम निकालेंगे। तो कहोगे सर एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या है, कि जब कोई भी लोअर स्टेट से हायर स्टेट जाता है और जब वो स्टेबल होने के लिए एनर्जी रेडिएट करता है यानी कि रिलीज करता है और उसको आप प्रिज्म से पास कीजिएगा तो आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही कहता है व्हेन एटम आर एक्साइटेड दे इमिट लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। आप सभी को मैंने बताया था कि अगर कोई भी लाइट इमिट हो रहा है ना तो वो हर टाइप के वेवलेंथ को क्या करेगा, रिलीज करेगा। क्योंकि सर हमें तो पर्टिकुलरली दिखता है, हाँ, क्योंकि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वही कलर का आपको जो है दिखाई देगा, वेवलेंथ विच कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कलर्स, यानी कि जिस जिस टाइप का वेवलेंथ निकलेगा उसी डिफरेंट डिफरेंट कलर का आपको क्या होगा यानी कि कलर दिखाई देगा। द इमिटेड लाइट कैन बी अब्सॉर्ब और सीरीज ऑफ कलर लाइन, या तो वो क्या हो सकता है एकदम बिल्कुल सीरीज में हो with dark space in between this series of colored light is called line and spectrum। यानी कि स्पेक्ट्रम के दौरान जैसे कि आप लोगों ने रेनबो देखा होगा, अगर उसी के दौरान अगर जो लाइन लाइन आ जाए तो उसको हम लोग कहेंगे लाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि एटॉमिक के जितने भी स्पेक्ट्रम होते हैं वो लाइन लाइन होते हैं। जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक ऑरिजिन के बेस पे, ऑरिजिन का मतलब होता है कैसे उत्पत्ति हुई होगी। अभी आपको मैंने बताया या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, उत्पत्ति तो यही है कि वो और कुछ तो कर नहीं सकता, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होने के कारण रेडिएट करेगा या फिर वो एनर्जी रिलीज होने के कारण एनर्जी रेडिएट करेगा, तो इस कारण से मिलेगा। ये किसके बेसिस पे हो गया, ऑरिजिन के बेसिस पे कैसे जना सकते हैं। दूसरा उसके नेचर के बेसिस पे बात करेंगे, बेस्ड ऑन द नेचर, यानी कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस में लाइन है या बैंड है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वही कहता है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में क्या हो गया, बेस्ड ऑन ऑरिजिन हो जाता है। अब बेस्ड ऑन ऑरिजिन जो हो जाएगा यानी कि कैसा हो जाएगा, यानी कि किस प्रकार से आप उसको जो है क्रिएट कर सकते हो, तो इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन से। दूसरा बेस्ड ऑन नेचर, आप किस प्रकार से आप जो है नेचर को जो है यानी कि जो है किस प्रकार का नेचर है, तो एक कंटिन्यूअस है एंड डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में भी कैसा होगा, लाइन एंड बैंड। अब कहोगे सर ये वाला मुझे समझ में नहीं आया, मैं एक एक करके समझाता हूँ। पहले मैं इमिशन को समझाता हूँ। इमिशन में क्या है, जैसे यहाँ पे अच्छा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पहले मैं समझाता हूँ। अच्छा स्पेक्ट्रा सिंगल के लिए कहते हैं, जब बहुत सारे के लिए लाइट अगर जो होता है तो उसको स्पेक्ट्रम कह देते हैं। ये सिंगुलर वर्ड है, स्पेक्ट्रम जो होता है प्लूरल वर्ड हो जाता है, कोई ज्यादा अंतर है नहीं। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब आप लोगों को पता लग रहा होगा कि एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा या रिलीज कर रहा होगा। वेरी गुड, एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। जैसे आप लोग देखिएगा कि आप लोग किसी गर्मी ठंड के समय आग के पास खड़े होते तो आपकी बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है कि नहीं करती है? Yes, sir. लेकिन Yes, गर्मी sir. के समय आपकी Yes, बॉडी sir. एनर्जी रिलीज करती है, इमिशन हो गया। एक जब उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसको एब्जॉर्प्शन कह देते हैं, रिलीज कर दिया तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इमिशन कह देते हैं। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा कि व्हाइट लाइट ले लिया। व्हाइट लाइट किसे कहते हैं, सनलाइट को। ठीक है, हमने क्या करा कि जो है क्या ले लिया, व्हाइट लाइट ले लिया। अब जैसे ही व्हाइट लाइट लिया इसको हमने कहां पास कराया, कोल्ड गैस से। कोल्ड गैस में जब इसके पास एनर्जी होगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, दूसरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ये जो ठंडा गैस है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. Yes. अगर जब जो एनर्जी यानी कि जो वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा ना
उस जगह पे आपको डार्क कलर दिखाई देगा, यानी कि ब्लैक कलर दिखाई देगा। तो सर कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कहा कि जब यहां से मान लेते हैं कि सपोज कीजिए मैं कह रहा हूं कि 1 2 3 4 5 एंड 6 से लेके डॉट 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 मैंने जो है 10 मान लिया। मैंने कहा कि 3 और 4 जो वेवलेंथ वाला है वो ये एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि रोक लिया। अगर ये यहीं रुक गया, आपको पता है कलर कब दिखता है? जब ये वेवलेंथ से पास होंगे, और ये यहीं पास हो गए तो वेवलेंथ तो दिखा नहीं। अगर जो दिखेगा नहीं तो उस जगह पे आपको कैसा कलर दिखाई देता है? ब्लैक कलर दिखाई देता है। तो जो पार्ट यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा वो पार्ट आपको कैसा कलर दिखाई देगा? ब्लैक कलर दिखाई देगा। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि मरकरी वेपर है और यहां से हमने क्या करा? व्हाइट लाइट को पास कराया। ठीक है, हमने यहां से क्या करा? व्हाइट लाइट को पास कराया। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ठीक है, हमने माना कि आपने व्हाइट लाइट पास कराया, आपने मरकरी वेपर लैंप क्यों लिया? सोडियम वेपर लैंप क्यों नहीं लिया? या कोई दूसरा क्यों नहीं लिया? क्योंकि मरकरी वेपर लैंप क्या करता है, वो एनर्जी का बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसीलिए आप लोगों ने डॉक्टर के पास जाते होंगे तो थर्मोमीटर में वो क्या यूज करता है? मरकरी। मरकरी। क्यों यूज करता है? मरकरी क्यों यूज करता है? कभी सोचे? तो ये नहीं कहेगा कि सर वो तो हमें क्या लेना देना। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वो हीट का सेंसिटिव होता है। ये तो पता लगा कि आपको 102 बुखार है और उसमें जो है 98-99 दिखा रहा हो, 98.6, तो आपको पता अगर हीट का सेंसिटिव नहीं होगा, थोड़ा सा मिस होगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। इसी कारण से वहां होता है। तो ये क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जिस पार्ट को, जिस वेवलेंथ या जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उस जगह पे आपको क्या कलर दिखाई देगा? ब्लैक कलर दिखाई देगा। और रेस्ट ऑफ जो अगर जो एब्जॉर्ब नहीं करेगा वो आपको एज इट इज कलर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये जो है अब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ पे क्या हुआ? देखिए जो ब्लैक ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला जो वेवलेंथ है वो किसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा? मरकरी लैंप ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। और कहोगे सर फिर ये वाला जो कलर है इसको क्या एब्जॉर्ब नहीं कर पाता? कुछ ही अमाउंट को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं, ऐसे ही पास हो जाता है। लाइट को अगर जब पास करते हैं तो मैक्सिमम तो क्या होता है? पास हो जाता है। लेकिन कुछ वाले पार्ट जो होते हैं जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनकी जगह पे क्या होता है, यानी कि जो है आपको ब्लैक कलर दिखाई देता है। सर समझ नहीं आ रहा। ओके, वेरी गुड सर। देखिए मैंने क्या कहा, ऐसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो कि किसी यहाँ पे मरकरी वेपर लैंप पे हमने क्या करा कि लाइट पास कराया, या ऐसे समझ लीजिए कि ठंडे से हमने पास कराया। मुझे बताइए कि लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी? बोलिए सर, होगी कि नहीं? अगर ये ज्यादा होगी तो कुछ ना कुछ ठंडा वाला जो है, जैसे आप लोग देखिएगा कि हाथ पे बर्फ रखते हैं तो क्या बर्फ कुछ कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है? Yes, sir. अगर जो जितना सा पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, सभी तो एनर्जी, हमारी बॉडी की एनर्जी तो एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। वो क्या करता है? कुछ ही पार्ट को एब्जॉर्ब करता है। वो क्या करता है? कुछ ही पार्ट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और जब वो कुछ ही पार्ट को एब्जॉर्ब करेगा, आपको मैंने कहा था कि आपको कोई भी कलर दिखाई देता है वो तभी दिखाई देगा जब उस कलर का वेवलेंथ आएगा। और यहाँ तो उस वेवलेंथ को पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया कोल्ड गैस ने, तो क्या उसकी जगह पे कोई कलर दिखाई देगा क्या? No. अगर वो उस जगह पे आपको कोई वेवलेंथ नहीं आ रहा है तो कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लैक। ब्लैक कलर दिखाई देगा। ब्लैक। इसी कारण से यहाँ पे जब, हाँ जी बोलिए। सर ब्लैक कलर ही क्यों दिखाई देता है? ओके, वेरी गुड। आपको मैंने कहा था कि आपको वही कलर दिखाई देगा जो आपको वेवलेंथ आएगा। अगर आपके पास कोई वेवलेंथ नहीं आता है तो आपको ब्लैक कलर दिखाई देगा। मैंने एक दिन और बताया था कि सपोज कीजिए
कि आपको रात में सलमान खान को देखोगे तो क्या सलमान खान एकदम बिल्कुल हैंडसम दिखेगा क्या? No, sir. क्यों नहीं दिखता है? No, sir. क्योंकि उससे जो लाइट टकराने के बाद जो है वो हमारी तक आंख पे नहीं आ रही। रात में कौन सुंदर है क्या पता लगता है क्या? No, कुछ भी नहीं sir. पता लगता। तो इसीलिए तो जब आपको कोई कलर दिखाई देगा, जब वो यानी कि जो वेवलेंथ उसको वो टकरा के आपकी आंखों में आएंगी, तभी वो आपको कलर दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई कलर नहीं आ रहा है तो वो कलर कैसा दिखाई देता है? ब्लैक देता है, ब्लैक दिखाई देता है। इन्फिनिटी में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष आपको कैसा कलर दिखाई देता है? Black. ब्लैक। Black. क्यों? क्योंकि वहां पे जब आपको कोई भी वेवलेंथ आ ही नहीं रहा, अगर आएगा तो आपको कलर दिखाई देगा, नहीं आ रहा है तो यानी कि क्या हो जाएगा? आपको कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा। वही कहता है कि जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा तो जो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो उस पार्ट पे वो क्या हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है, क्योंकि जिस पार्ट का कोई एनर्जी नहीं होता तो उस जगह पे क्या हो जाता है? ब्लैक कलर हो जाता है। बोलिए विशाल, क्या समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो ये अलग अलग है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एक बात याद रखिएगा, जैसे आप सभी के अलग अलग लोगों का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, उसी तरह से सभी एटम का या एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम भी क्या होता है? यूनिक होता है। एक मेरा अंगूठा आप लोगों में से किसी का नहीं मिलेगा, आपका अंगूठा मेरे से नहीं मिलेगा, या आपकी क्लास में किसी से नहीं मिलेगा। आप चाहो तो अपने घर में देख सकते हो, आपके माता पिता के से भी नहीं मिलता है। तो उसी तरीके से हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, वही चीज कहता है बनता कैसे है? एक एनर्जी अब्सॉर्ब करके बनेगा, एक एनर्जी जो है रिलीज करके बनेगा। हम यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा इज ओनली पॉसिबल व्हेन एटम गोस टू एक्साइटेड स्टेट, यानी कि कब बनेगा? जब वो क्या हो जाएगा कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाएगा, तो जिस कारण से वो क्या हो जाता है? वापस वो स्टेबल होने के लिए एनर्जी को रिलीज करता है, और इसी को कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। इमिशन में एनर्जी रिलीज होना चाहिए तभी जो बनेगा, तो उस इमिशन को हम लोग क्या कहेंगे? यानी कि इमिशन स्पेक्ट्रा कहेंगे। एक्साइटेड एटम आर नॉट स्टेबल, यानी कि जो एक्साइटेड एटम होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं, तो जिस कारण से वो क्या करेंगे? स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी को रिड्यूस करेंगे, और जैसे ही एनर्जी को रिड्यूस करेंगे तो वो एनर्जी इमिट करेंगे, और एनर्जी जो इमिट करेंगे और उसका स्पेक्ट्रम हम लोगों ने क्या करा? प्रिज्म से पास करेंगे, तो आपको दिखाई दे जाएगा। यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? आपको दिखाई देगा। मैंने बताया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है वो यूनिक फोर होता है, यानी कि ईच एटम के लिए, सभी के लिए। अब देखो, आपको पहले जो दिखाया था वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा था। अब इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होगा कि जो एनर्जी, ध्यान से सुनना, मैं बताने जा रहा हूं क्योंकि फिर नहीं तो आपको दिक्कत होगा। मैंने कहा कि इमिशन स्पेक्ट्रम में वही एनर्जी आपको दिखाई देगा जो वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। Release. तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर ठीक है, तो ये पूरा ब्लैक ब्लैक है। इमिशन में ना बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, जिस कारण से आपको इस लाइन भी क्या होगा? एनर्जी जो लाइन है वो भी बहुत कम दिखाई देगा। क्योंकि सर एक इलेक्ट्रॉन को आपने लोअर से हायर करा दिया, वापस उसको लेके जा रहे हो तो एनर्जी कम। आपको पता है कि -13.6 अगर जब 1 से 2 जाएगा तो भी बहुत है, तो जब निगेटिव में सोचो कितना कम होगा। इसी कारण से आपको कुछ ही लाइन दिखाई देती है। लेकिन अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम दोनों को मिला दोगे तो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है सोडियम का, ये इमिशन है। तो देखिए जो पार्ट यहाँ पे ब्लैक है ना, वही पार्ट यहाँ पे आपको कलर दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर ले रहा था एब्जॉर्प्शन के दौरान, वही एनर्जी इमिट करेगा इमिशन के दौरान। तो जिस कारण से
आपको वही पार्ट आपको दिखाई देगा जो पार्ट उसने, जैसे यहाँ एब्जॉर्प्शन में कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, जो एब्जॉर्ब कर लिया उस जगह पे आपको क्या दिखाई देगा, ब्लैक कलर दिखाएगा। लेकिन इमिशन में क्या होगा कि जो एनर्जी रिलीज करेगा, और जो एनर्जी रिलीज करेगा उस कारण से आपको क्या दिखाई देगा, कलर दिखाई देगा। बाकी रेस्ट क्या दिखाई देगा, Black. ब्लैक दिखाई देगा। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पे भी हो जाती है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है ओवरऑल कि अगर एब्जॉर्प्शन में जो पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा वो आपको क्या दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा। जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो ब्लैक कलर दिखाई देगा, क्योंकि वो आपको आगे जा नहीं पा रहा है एनर्जी। लेकिन इमिशन में क्या होता है कि वही पार्ट रिलीज करेगा, जो एनर्जी रिलीज करेगा उसी पार्ट का आपको कलर दिखाई देगा। इसी कारण से यहाँ पे आपको वही पार्ट आपको दिखाई देता है जो एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था, वही तो रिलीज करेगा। जो पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा था वही तो पार्ट रिलीज करेगा। इसी कारण से इन दोनों को मिला देते हैं तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन प्लस इमिशन स्पेक्ट्रम ये कैसा बन जाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। Continuous. Continuous spectrum. ठीक है, ओके। अब ये हो गया, तो आपको कहोगे सर मेरे को ये तो समझाओ लाइन वाला क्या था। ये जो लाइन दिख रहा है ना, यानी कि छोटे छोटे, इसको कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। और ये देखिए गैप है, यानी कि 5 से लेके जो है 10 तक, इसको कहते हैं बैंड, यानी कि जो है बैंड के फॉर्म में पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एक लाइन स्पेक्ट्रम एंड जो है बैंड स्पेक्ट्रम। ये जो नीचे में दिख रहा है ये जो है क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम है। और ये ऊपर में जो दिख रहे हैं बड़े बड़े जो है बॉक्स, ये जो है आपके क्या है, आपके बैंड स्पेक्ट्रम है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे हमने क्या कर लिया, डिस्चार्ज ट्यूब बनाया। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा दिया और इसको हमने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ये बैटरी है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। और इसको हमने क्या करा कि प्रिज्म से पास कराया। और यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट रखा। ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, अब ये क्या है, प्रिज्म। अब इसके अंदर हमने कौन सा गैस भर दिया, हाइड्रोजन गैस भर दिया। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, हाइड्रोजन गैस भर दिया। क्योंकि हमें क्या करना है, हाइड्रोजन के लिए पढ़ना है, इसलिए हम लोगों ने क्या करा, हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास क्या हो गया,
कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस को फिल कर दिया। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही आपने यहाँ पे एनर्जी दिया, जस्ट ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो है डिस्चार्ज ट्यूब है। अब यहाँ पे जैसे ही हमारे पास क्या हो गया कि आपने इसको एनर्जी दिया, और जैसे ही एनर्जी दिया तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एनर्जी लेके क्या करेगा, अपने आप को हायर लेवल में जाएगा। और जब ये जाएगा तो यानी कि वापस जब रिटर्न होगा तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। और जब रिलीज करेगा तो जिस कारण से आपको क्या मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है। और जैसे ही स्पेक्ट्रम मिलेगा तो इसी स्पेक्ट्रम को हमने क्या करा कि इस प्रकार से जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे ले लिया। तो सर फोटोग्राफिक प्लेट पे ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे से विजुअल हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब प्रोजेक्टर चलाते होंगे तो देखिएगा स्पेशल उसके लिए जो है एक पर्दा आता है, उसी पे आपको सब अच्छे से कलर दिखाई देंगे, सभी पे नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि आपको अच्छे से कलर दिखाई देता है। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम। अगर ये सोडियम के लिए होता तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम स्पेक्ट्रम। हाँ सोडियम सोडियम स्पेक्ट्रम कह देते हैं। अगर जो और किसी एलिमेंट के लिए होता तो हम लोग क्या कह देते, उसी का जो स्पेक्ट्रम कह देते। इसीलिए इसको हम लोग हाइड्रोजन गैस के कारण हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोगों ने क्या करा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा। यानी कि जब हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्या करा कि एक्साइटेड करा दिया, वही कहते हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन। यानी कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने के कारण जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कह देते हैं, ठीक है, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन कह देते हैं। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एन इंपॉर्टेंट पीस एविडेंस टू शो क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये क्या करता है कि क्वांटाइज्ड बताता है, कि क्वांटाइज्ड का मतलब होता है पूरा पूरा होता है, ऐसा नहीं है कि छोटा छोटा होता है। अभी आपको मास भी निकालने सिखाएंगे फोटोन वोटोन का। तो फिलहाल अभी हम लोग ये जानते हैं कि कैसे आपको स्पेक्ट्रम दिखता है, ये जो दिख रहा है ये आपको कैसे अचीव होता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्पेक्ट्रम दिखाता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में ये एनर्जी लेवल के अनुसार से होता है। नीचे में जो है एनर्जी ज्यादा होता है और ऊपर में एनर्जी थोड़े थोड़े कम होते चले जाते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव, सबकी एनर्जी जो है ना अलग अलग होती है। यहाँ पे मैंने मान लिया इन्फिनिटी होता है। ये n इक्वल टू 1 होता है, ये n इक्वल टू 2 होता है, n इक्वल टू क्या होता है 3 होता है, n इक्वल टू क्या होता है 4, 4 n इक्वल टू क्या होता है 5, 5 n इक्वल टू 6 और ये n इक्वल टू क्या हो जाता है इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे यहाँ एनर्जी के अनुसार से ये जो है एनर्जी वाला टर्म है, कितनी एनर्जी है। पहले वाले को हम लोग कहते हैं बाल्मर कहते हैं, सर लाइमन। सॉरी यहाँ पे लाइमन कहते हैं। दूसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बाल्मर।
बाल्मर कहते हैं। Balmer. तीसरे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पास्चन कहते हैं। और चौथे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रैकेट Bracket. कहते हैं। ठीक है, पांचवें वाले को क्या कहते हैं? पी फंड कहते हैं। छठे वाले को क्या कहते हैं? हम्फ्री कहते हैं। Humphrey. ठीक है, आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि लाइमन को 1 कहते हैं, बाल्मर को 2 कहते हैं, पास्चन को 3 कहते हैं, ब्रैकेट को 4 कहते हैं, पी फंड को 5 कहते हैं और हम्फ्री को 6 कहते हैं। इसको याद रखने के लिए क्या कहते हैं? सबसे पहले इसको हम बनाते हैं कि कैसे कैसे होता है। लाइमन सीरीज को अगर आपको पता करना हो तो कहीं से भी अगर वो फर्स्ट पे आ जाए, अगर वो मान लेते हैं यहां से, अगर वो कहां आ जाए? फर्स्ट पे आ जाए, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? यानी कि लाइमन सीरीज कह देते हैं। फर्स्ट पे आना चाहिए, पहला इन्फिनिटीज लिए, फिर यहां से इस प्रकार से ले रहे हैं, यानी कि एक एक को कम करते हुए ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड, अगर कहीं से भी बाल्मर आए ऊपर से, यानी कि इन्फिनिटी से अगर वो बाल्मर पे आता है, तो जो सीरीज मिलता है यानी कि n इक्वल टू 2, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बाल्मर कहते हैं। ठीक है, अगर यही सीरीज कहां से मिले? इन्फिनिटी से पास्चन के लिए मिले, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्चन सीरीज कहते हैं। कुछ इस प्रकार से बनते चले जाएगा। और यही सीरीज आपको कहां से? इन्फिनिटी से ब्रैकेट के लिए मिले, तो कुछ इस प्रकार से बनता है। बोलिए, अगर यही सीरीज कहां से मिले? इन्फिनिटी से P fund. पी फंड के लिए, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखना है। इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? Lyman series. लाइमन सीरीज। इस सीरीज को हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। और इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? Balmer series. बाल्मर सीरीज। सिमिलरली इसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्चन सीरीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पी फंड। एंड इसको क्या कहते हैं? हम्फ्री सीरीज। ओके, अब आपके सामने दिक्कत ये आ रही कि सर हम इसको याद रखेंगे कैसे? तो इसके लिए एक छोटी सी है, एक ट्रिक है। क्या कहता है? लाया लाया बल्मा पायल बड़े प्यार से। हमारे आपकी बुक में हम्फ्री का उतना ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन हमें जो है ध्यान रखना चाहिए कि हम्फ्री भी होता है। ऐसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको पी फंड तलक जरूर याद रखने हैं कि कहां से कहां तलक होते हैं। या लाया बल्मा पायल, लाया बल्मा पायल बड़े प्यार से हमारे लिए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं हम्फ्री से। ठीक है, हमारे Yes, sir. आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। अगर आप ऐसा नहीं याद रखोगे तो आपको काफी सारी जो है प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअली वो पूछेगा कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन बताओ कि कितना होगा, तो फिर आप कैसे बताओगे कि कौन सी वैल्यू कहां से लेनी है? अब वो कह देगा कि आप लोगों से पूछ देगा कि एनर्जी बताइए पास्चन सीरीज का, तो एन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है,
ओके, अब यहाँ पे हमें ये तो पता लग गया कि सब ठीक है। ये जो है ना, यही पैटर्न आपको जो है कहाँ दिखाई देता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। यानी किसी प्रकार से लाइन बाय लाइन जो है बनी होती है, और इन्हीं को अलग अलग को हम लोग जो है अलग अलग के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग कह देते हैं पास। ठीक है, और इसको हम लोग क्या देते हैं, क्वेश्चन सीरीज। बस मैं इसी दो को लिख रहा हूँ, बाकी को नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको ताकि कि पता लग जाए बाकी सीरीज को हम लोग क्या। दूसरी बात, इस वाले को वो जो है अल्ट्रावायलेट कहते हैं। ये जो बाल्मर सीरीज लाइमन सीरीज आता है, इस रीजन में जो होता है वो कैसा होता है, अल्ट्रावायलेट रेज पाए जाते हैं। और यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, विजिबल रेज पाए जाते हैं। यानी कि बाल्मर सीरीज वाले को ही हम लोग देख सकते हैं। अगर वो एग्जामिनर पूछेगा कि हम कौन से वाले सीरीज को देख पाते हैं, तो आप कहिएगा कि बाल्मर में, क्योंकि बाल्मर में क्या पाए जाते हैं, विजिबल रेज पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, रेड पाए जाते हैं। ये लोअर इंफ्रारेड होते हैं और ये क्या होते हैं, हायर इंफ्रारेड होते हैं। यानी कि बाकी सभी में आपको इंफ्रारेड ही पाए जाते हैं। अब इसको याद रखने के लिए यूवी आई कह दीजिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यूवी जो है आई है। तो जो भी आपको याद रखना है तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। यू से उर्वशी, वी से विशाल जो कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आई से जो है किसी का नाम है, यहाँ पे किसी का कोई नाम होता है आई से, इशिता। हाँ इसी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप लोग इसको याद रख सकते हैं। यानी कि बस याद रखिएगा कि पहला वाला जो होता है अल्ट्रावायलेट, दूसरा वाला विजिबल, तीसरे जो है बाकी सारे जो है वो होते हैं। अब आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है कि बताओ कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितने पाए जाएंगे। पहले मैं एक सिंपल सा बनाता हूं। मेरे पास इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, लाइमन। इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, बाल्मर। और इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, पास्चन। आपसे बोला गया कि बताओ पास्चन से लाइमन में टोटल कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे। हमने कहा कि भाई एक तो ये बन जाएगा, 2 कितने बन जाएंगे, 2 3 बनेंगे। एक पास्चन से बाल्मर में भी तो बनेगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता यहाँ पे टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितने हो गए, 3 हो गए। अगर वो आपसे पूछ लिया तो 2 हो गए ना। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे कि आप मुझे बताइए इसके अंदर टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितने हैं। मैं यहाँ पे n इक्वल टू 1 ही लिख देता हूँ आपको, लेकिन वैसा n इक्वल टू 1 2 नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो नाम से ही दिया रहेगा। आप उस ट्रिक का यूज कर सकते हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट। ठीक है, अब आपसे पूछता है कि लाइमन से लेके ब्रैकेट में कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे। तो आपको इससे बड़ा आसान है, मैं तो यहाँ पे ऐसे निकाल दूंगा। 5 ये बन गया, और यहां से जो है 2 आपका क्या बन जाएगा, बाल्मर बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा। तो टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितने हो गए, 6। अब आपके सामने मैं तो सिंपल ले रहा हूं, 4 या 5 के अनुसार से ले रहा हूं, लेकिन आपको मान लो कि 10 दे दिया जाए। ओहो, अब वो कहता है फाइंड द टोटल स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम 1 to 10। अब इस तरह निकालेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए अब फॉर्मूला देना होगा। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू टोटल
स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू क्या हो जाता है, N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है। अब इसी चीज को हम लोग जो है देखते हैं फॉर्मूले पे। अब यहाँ पे N2 कितना है, जो बड़ा वाला वैल्यू होगा N2 होगा, तो 10 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 9। और यहां से भी कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि कितना हो गया 45 स्पेक्ट्रल लाइन। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे निकालना हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, N2 सीधे सीधे लगा दो, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन इक्वल टू क्या हमने जो निकाला वो हमारी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, N2 4 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है ओके। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 6, क्या 6 आ रहा है, हाँ। इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल स्पेक्ट्रल लाइन निकाल सकते हैं। अब हमारे सामने है हाउ टू कैलकुलेट वेवलेंथ। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइन निकाल रहे हैं इनका वेवलेंथ कैसे निकालोगे, अब इसका वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे कि भाई इसकी एनर्जी, आप इन सब की एनर्जी तो आप निकाल सकते हो कि आपके पास एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, -13.6 एन का होल स्क्वायर, ये किसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अब मुझे वेवलेंथ निकालना हो कि यहां से यहां तक की एनर्जी तो हमें पता है, मुझे इस लाइन की वेवलेंथ निकालनी हो या इस लाइन की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, क्यों कहोगे ये तो एनर्जी ही तो टर्म है, कहोगे हाँ सर ये तो एनर्जी वाला ही टर्म है, तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एनर्जी का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1 लिख दूं, बोलिए। आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद है, Yes, sir. क्या होता है, Minus 13.6 into Z upon whole square. -13.6 इंटू Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर, बोलिए। अब ये माइनस माइनस प्लस कर दूं, Yes, sir. तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस ना भी लिखो तो प्लस का मतलब ये कुछ नहीं लिखा है, तो यानी कि 13.6 इंटू Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू Z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर। बोलिए क्या यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अब क्या मैं 13.6 ले लूं, Yes, sir. तो 13.6 तो यहां से क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग जो निकाल रहे हैं वो सिमिलर आइटम के लिए निकालेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि इसका जो एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे एक लाइन किसी और का होगा एक लाइन किसी और का, नहीं। यानी कि यहाँ पे Z यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, बोलिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, सेम होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Sir, different atomic number नहीं हो सकता।
आप मुझे बताओ, स्पेक्ट्रम जब निकाल रहे हो, स्पेक्ट्रम लाइन की ना आप वेवलेंथ निकाल रहे हो, एक लाइन Yes, का निकाल sir. रहे हो। अगर एक लाइन का निकाल रहे हो तो वो तो सेम ही एटम होगा ना। Yes, sir. अगर जैसे मैं यहाँ पे देखिए समझाने का प्रयास करता हूँ, अगर मुझे इस लाइन का वेवलेंथ निकालना है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ का जेड अलग होगा, यहाँ जेड अलग होगा। No, sir. तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा कि जेड की जो है वैल्यू को सेम ले लेंगे। तो जैसे ही जेड की वैल्यू को सेम ले लेंगे तो मैं डेल ई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। बोलिए क्या इतनी सी बात क्लियर है? Yes, sir. अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में E इक्वल टू एच म्यू एंड E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा बताया था। Yes, sir. क्या मैं E की जगह एच सी बाय लेमडा निकाल लूं, क्योंकि मुझे तो वेवलेंथ निकालना है, तो मैं लेमडा वाले टर्म को यूज करूंगा। क्या हो जाएगा 13.6 into जेड Z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 n2 का square. ठीक है, ओके। अब हमारे पास इस हमें जो वेवलेंथ निकालना, तो हम वेवलेंथ को सेपरेट करने का प्रयास करते हैं। क्या लिख सकते हैं, 13.6 इंटू एच सी इंटू जेड स्क्वायर, और क्या लिख सकता हूँ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और इसी टर्म को हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 1.097 इंटू 10⁻⁻⁷। ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख भी दी है, सॉरी +7, और मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हो। जेड यहाँ क्या है, एक और फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ। अच्छा, 1/λ को हम लोगों ने वेव नंबर के फॉर्म में भी लिखा था। Yes, sir. Yes, sir. कांस्टेंट को हम लोग क्या लिख देते हैं, आर एच लिख देते हैं। तो आर एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। बोलो, दो फॉर्मूले हो गए। और n यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल नंबर, और आर एच तो मैंने लिख ही दिया। जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। Atomic number. एंड आर एच क्या हो जाएगा, Rydberg constant. Rydberg constant. Rydberg constant. ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को लिख सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप 1.097 ना यूज करके 1/RH की वैल्यू जो है कितना यूज कीजिएगा, 912 एंगस्ट्रॉम यूज कीजिएगा। ओके सर, क्यों? क्योंकि अभी आपको एक क्वेश्चन में करके मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड बाल्मर टू पीफन। अब आपको क्या कह रहे हैं, पहला होता है लाइमन, फिर क्या होता है बाल्मर, फिर क्या होता है लाइमन, बाल्मर, लाया, बल्मा, पायल यानी कि पास्चन, बड़े यानी कि ब्रैकेट, पीफन। आपको बाल्मर से जाना यानी कि 2 से 3 4 5 यानी कि 5 तक जाना है। एन की वैल्यू पता लग गई, आपको वेवलेंथ निकालना है। क्या मैं 1/λ इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर, यहाँ पे लिख लीजिएगा 4 ब्रैकेट में हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ओके। 1/λ इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर हो गया इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब मुझे बताइए,
आर एच की वैल्यू अभी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मुझे पता है 1/RH की वैल्यू 912 लेना है। अब यहाँ पे Z आपको पता है कितना है 1, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब N1 जो छोटी वैल्यू होगी उसको N1 ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 1/2 का स्क्वायर हो गया माइनस 1/5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर आर एच इक्वल टू 1/4 माइनस 1/25 1/25 और आर एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, यानी कि 25 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 आर एच इक्वल टू 21/100 21/100। अब आपको लेमडा निकालना है तो मैं लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, इन सभी को पूरा कर देता हूं 100 डिवाइडेड बाय आर एच इंटू 21। बोलिए क्या किसी को कोई दिक्कत है? नो सर नो सर और मैंने यही कहा था कि आर एच की वैल्यू 1/RH की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 912 912 ये यहाँ 1/RH है, हाँ बिल्कुल है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यस सर 212 एंगस्ट्रॉम लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे ही लिखे तो यानी कि क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 21। और अगर जब इसको 20 मान लो अप्रोक्स, इसका कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 हो जाएगा ये अप्रोक्स में, मैंने अप्रोक्स ले लिया, यानी कि कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 1 6 और 9 5 45, तो इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यानी कि जो वेवलेंथ निकाल रहे हैं उस वेवलेंथ कितनी वैल्यू आ जाएगी 4560 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। ठीक है, बोलिए क्या आप लोगों को समझ में आया? यस 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 सर सर ओके, ठीक है, तो आज